जो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। ये ऑब्जेक्टिव यूनिट चल रही है, ऑब्जेक्टिव लेक्चर चल रहा है। यूनिट 1 का आज दूसरा वाला भाग आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले भाग में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने और ऑप्शंस हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा सही है। ठीक है, कैसे चेक कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है दिए गए कोण में से चयन कीजिए, यानी ऑप्शंस में कोण दिए हुए हैं, उनमें से आपको चयन करना है, चूज करना है। कौन सा केस चूज करना है? जब परिणामी बल अधिकतम एवं न्यूनतम होगा। मतलब आपको जो है इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम हो और मिनिमम भी हो। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट होने के लिए कंडीशन क्या है? कोण का कंडीशन क्या है? यानी रिजल्टेंट जब मैक्सिमम हो वो कब हो सकता है कि जो दो फोर्स लग रहे हो P और Q वो दोनों का जोड़ हो जाए। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम कब लगेगा? जब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाए, यानी P माइनस Q हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि रिजल्टेंट का जो समीकरण होता है वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो हमको ये बताना है कि थीटा के कौन से मान पर यानी जो रिजल्टेंट है वो सेक्शन मैक्सिमम आएगा, यानी P प्लस Q आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि जब हमारा थीटा जो है 0 है तब R डैश कितना आया था? P प्लस Q। ठीक है, यानी अधिकतम के लिए आपको कोण मिल गया। कितने कोण पर बनेगा अधिकतम? 0 पर। अब देखिए 0 तो सभी में है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या देखना है कि न्यूनतम किस पर होगा, यानी P माइनस Q वाली कंडीशन किस पे आ रही है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए कि जैसे कि इक्वेशन लिखा हुआ है R डैश इक्वल्स टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जब आप थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं, तो आपके पास R डैश का समीकरण क्या बदल जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान -1 है ना, cos 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, यानी 2PQ इंटू -1। तो आपका जो R डैश आएगा वो आएगा ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू -1। ये -1 इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, यानी अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये R डैश आया। ठीक है, यानी यहीं पे आप देख सकते हैं R डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, इसका आप किस चीज़ का एक्सपेंशन है? ये P माइनस Q के होल स्क्वायर का, जिससे स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये R इक्वल्स टू P माइनस Q। यही तो कंडीशन है ना न्यूनतम होने का। अधिकतम होने का कंडीशन ये है कि दो फोर्सेस आपस में जुड़ जाएं, और न्यूनतम होने की कंडीशन ये है कि दोनों फोर्स आपस में घट जाएं। ठीक है, तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए था? 0 डिग्री, और मिनिमम होने के लिए थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। तो अब आप देखिए कि 0 और 180 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? इसमें दिया है? नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। 0 और 180 डिग्री ये दिया हुआ है, यानी अगर आप 0 डिग्री पर रखेंगे तो रिजल्टेंट का मान अधिकतम आएगा, और 180 डिग्री पर दो फोर्स लगेंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है? ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? किसी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई एक पिंड है, उस पिंड के किसी एक बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हों।
तो परिणामी बल ज्ञात किया जा सकता है। तो परिणामी बल ज्ञात किया जा सकता है। कौन से समीकरण से परिणामी बल ज्ञात किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपको कुछ नया नया साइन दिख रहा है। इसमें ये V लिखा है, ये H लिखा है, ये पता नहीं क्या उल्टा M बन गया है ना। तो इसको मतलब हम पूरा समझाते चलते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए आपको एक फिगर यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एक कोई बॉडी है, फाइन। इस बॉडी पर इस पॉइंट पर कई ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, मान लिया एक फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है F2 और तीसरा लग रहा है F3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि हमको आपने पढ़ा हुआ था कि हर एक फोर्स का जो किसी न किसी एंगल पे लगता है तो उसके दो वियोजन होते हैं, है ना। वियोजन होते हैं यानी कि हम लोग क्या करते थे, इसको रिजोल्यूट कर लेते थे, रिजोल्यूशन कर लेते थे। यानी यहाँ पर बन जाएगा इसका F1 कॉस, मान लीजिए अगर थीटा है, थीटा 1 है तो थीटा 1 हो जाएगा। F2 के लिए प्लस में F2 कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और F3 के लिए F3 कॉस थीटा 3। ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन के लिए, है ना। यानी ये सारे फोर्स का आपने क्या कर लिया है, समेशन कर लिया है। यानी समेशन ऑफ फोर्सेस एट वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन का सारा समेशन आपने कर लिया है। ये वर्टिकल लाइन यानी वर्टिकल लाइन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ये 3 फोर्स लग रहे हैं और इसका मतलब होता है समेशन। समेशन यानी मतलब जोड़ना। ठीक है, इसका मतलब समेशन V मतलब जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा आपका। ठीक है, और वर्टिकली में क्या जाएगा, इसका वर्टिकल वाला कॉम्पोजिशन बनेगा आपका F1 साइन थीटा 1, इसका बनेगा F2 साइन थीटा 2 और इसका बनेगा F3 साइन थीटा 3, है ना। अब अगर आप इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे तो ये पूरा समेशन आया वर्टिकल लाइन का। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोग को याद होगा कि जितना भी रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट वो अंडर रूट में फोर्सेस एक्टिंग एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, प्लस फोर्सेस समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट वाई एक्सिस यानी वर्टिकल। ये अब देखिए कि इस तरह से कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये अंडर रूट है, अंडर रूट को आप पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, ये नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो गलत होगा, ये तो आपको चूज़ करना ही नहीं है। दूसरा बनता है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पावर हाफ है, पावर हाफ है, यानी कि ये अंडर रूट में है दोनों। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि बीच में साइन क्या है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ये भी गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जितने भी बल लगते हैं किसी किसी कोण पर, तो सबका आपको वियोजन कर लेना है, यानी उसका कॉम्पोजिशन कर लेना है। कॉम्पोजिशन करके आपने तीनों फोर्स का 3 कॉम्पोजिशन हॉरिजॉन्टल लाइन में निकाल लिया, उसका समेशन कर लिया तो समेशन H आ गया। उसी फोर्स का, तीनों फोर्स का वर्टिकल में आपने कॉम्पोजिशन किया और उसका समेशन कर लिया तो क्या हो गया, समेशन V हो गया। अब रिजल्टेंट इक्वल तो होता है अंडर रूट में वो सारे फोर्स का जो हॉरिजॉन्टली लग रहे थे उसका स्क्वायर, प्लस जो वर्टिकली फोर्स लग रहे थे उन सारे फोर्स के समेशन का, वर्टिकल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट में देखिए सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, सी और डी। यहाँ तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो गलती हो गया, सी एवं डी बच गया, ये दोनों अंडर रूट में लिखा हुआ है। लेकिन परंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का साइन लगा है। ठीक है, तो प्लस का साइन इन दोनों में से सिर्फ इसके पास है, यानी कि सबसे सही आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो गए, आपके गलत उत्तर हो गए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
किसी पिंड पर सारे भार का जो कार्य होता है वो किसी एक पॉइंट पे मान लिया जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, किसी पिंड का वह बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड का भार, जिस पर संपूर्ण पिंड का भार माना जा सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव का केंद्र। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और डी ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हम आपको बताते चलें कि कोई भी एक पिंड है, उसका भार होगा तो किसी एक पॉइंट पे ही वो एक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, फाइन, बॉडी है तो ये पूरा संपूर्ण बॉडी है ना, कुछ मैटर यहाँ हर जगह मैटर फैले हुए हैं, हर एक मैटर का कोई ना कोई भार होता है। तो आप ये मानते हैं कि इस मैटर का भार यहाँ लग रहा है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, यानी ओवरऑल लग रहा है, ठीक है। इन सब का जोड़ करके आप क्या कर देते हैं, इसके जो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक डाउनवर्ड वेट ले लेते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही एक ऐसी पॉइंट होती है जहाँ से किसी भी बॉडी का, किसी भी पिंड का एक संपूर्ण भार माना जा सकता है। यानी इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कार्य का SI इकाई है, यानी SI यूनिट में है ना, SI सिस्टम में वर्क का, कार्य का क्या मात्रक है, क्या इकाई है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूल, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है पाउंड, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है वॉट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका सही उत्तर आपका होगा आंसर नंबर ए, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यही इसका SI यूनिट है और प्लस बाकी 3 जो है किसी और की यूनिट है। ये पाउंड जो है ये आपका मास का यूनिट है, ठीक है, वो भी ब्रिटिश सिस्टम में। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ टेक्स्ट ही हो गया कि आपको पूछा था वर्क का यूनिट SI सिस्टम में, है ना। तो ये तो है ब्रिटिश सिस्टम में, वो भी वर्क का नहीं है, किसका है, मास का है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ये ऑप्शन देखिए, इसमें ये SI यूनिट का है, लेकिन ये किसका यूनिट है, फोर्स का है। फोर्स नहीं पूछा गया है आपसे, SI यूनिट पूछा गया वर्क का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये वॉट हो गया, वॉट जो है आपका ये भी SI यूनिट है, परंतु ये इलेक्ट्रिक पावर का है। किसका है, इलेक्ट्रिक पावर का। आप लोग सुने होंगे ना कि मतलब कोई भी अगर कोई युक्ति आती है, कोई भी मशीन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, तो आप उसमें पूछते हैं कि कितने पावर का है, या आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है वो कितने पावर का है, उसमें वॉट लगाया जाता है, वॉट बताया जाता है उसमें, ठीक है।
तो ये 3 ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल गलत हो गए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा, यानी वर्क का ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में लिखा हुआ है कोई बल संगामी बल कहलाता है जब वह कार्य करता है। कोई बल संगामी बल कहलाता है। संगामी का मतलब, इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग ने लेक्चर और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि संगामी बल का मतलब क्या है, कि जो दो फोर्सेस एक ही पॉइंट से उत्पन्न हो रहे हों या एक ही पॉइंट पर लग रहे हों। ठीक है ना, जैसे ये बॉडी है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसी पॉइंट से दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है ना। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। तो ऐसे ही फोर्स को जो एक ही पॉइंट से उत्पन्न हुए हों और अलग अलग दिशा में लग रहे हों, तो ऐसे फोर्स को आप कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स हैं। कॉन्करेंट यानी संगामी बल है। ठीक है ना। तो सवाल ये है कि कोई बल संगामी कहलाता है। संगामी बल कहलाने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि वह जो है, ऑप्शन दिया हुआ है, अलग अलग यानी डिफरेंट प्लेन्स पर हो। डिफरेंट प्लेन्स यानी उनके तल अलग हों। क्या ये मतलब कि रीज़न होता है कोई भी फोर्स कॉन्करेंट होने का? दूसरा, सेम प्लेस पर हो, सेम प्लेन्स पर हो। तीसरा, एट अ पॉइंट, और चौथा यानी डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। जो फोर्स डिफरेंट प्लेन्स पर लगते हैं उन्हें कॉन्करेंट नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर। जो सेम प्लेन पर लगते हैं उन्हें कहते हैं कोप्लेनर। एट अ पॉइंट यानी किसी एक बिंदु पर लगने वाले कई बल, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स। तो सवाल भी तो यही पूछ रहा है ना कि कोई बल संगामी बल कहलाता है, यानी कि फोर्स इज सेड टू बी कॉन्करेंट व्हेन दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हों, लग रहे हों। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि कोई भी बल अगर किसी एक बिंदु से उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग दिशा में लग रहा है, यानी वो एक पॉइंट पे वो संगम हो चुका है, उसका मिल चुका है, एक ही पॉइंट से मिल के आया है वो, है ना। तो ऐसे ही फोर्स को आप क्या कहेंगे? संगामी बल यानी कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हों परंतु उनके तल भिन्न हों, ऐसे बल कहलाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन दे दिए हैं। किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं परंतु उनके तल भिन्न हैं। तल भिन्न है इसका मतलब कि जाहिर सी बात है वो क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। अगर समान तल होते, समांतर पे होता तो वो कोप्लेनर होता, लेकिन यहाँ पे तल क्या हो गया? भिन्न हो गया है, प्लेन जो है डिफरेंट हो गया है, इसलिए वो फोर्स नॉन कोप्लेनर हो गए। और दूसरी बात, परंतु उनके तल भिन्न हों, है ना, कि यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं परंतु वो दोनों अलग अलग प्लेन्स पर लग रहे हैं। तो देखिए दो फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, यानी कि दे आर कॉन्करेंट ऑल्सो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना। यानी जो सवाल है आपका कि दो फोर्स एक ही बिंदु पे काम कर रहे हैं, एक ही बिंदु पे काम करने का मतलब है कि वो हो गया कॉन्करेंट, परंतु उनके तल भिन्न है, यानी उनका प्लेन डिफरेंट है, इसका मतलब हो गया नॉन कोप्लेनर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन नंबर सी है वो ये है, कॉन्करेंट एंड
कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे पीडीएफ का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से अदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और स्पीड। इनमें से स्केलर क्वांटिटी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी राशि जिसको आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो अब आप हमको ये बताइए कि वेलोसिटी हो गया, ये आपका क्या है, वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के दर को कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि। एक्सेलरेशन भी सदिश राशि। ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी होता है। यहाँ पर भी v क्या है, वेलोसिटी है, यानी ये भी सदिश राशि से मिल के बना है, यानी मोमेंटम भी क्या हो गया आपका, सदिश राशि हो गया। और स्पीड, स्पीड का माने ये है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोनों ही क्या हैं, डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों से जो मिल के बना है स्पीड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यानी इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। ठीक है ना। तो ये आपका आज 10 क्वेश्चन का पूरा लेक्चर ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके कुछ बचे हुए भाग को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1.3 से शुरू करके। ठीक है बच्चों। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको जो ये पढ़ाने का जो तरीका है ये भी पसंद आया होगा, क्योंकि अब आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अब दूसरे भी लेक्चर्स बनने हैं, तो इसीलिए अब आप हमसे इजाज़त लेते हैं, इस उम्मीद में कि आपसे फिर कल मुलाकात होगी नए लेक्चर्स के साथ, जो कि है ऑब्जेक्टिव 1.3। ऑब्जेक्टिव 1.2 आज का कंप्लीट हो गया, 1.3 से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी कमी मत आने दीजिए। आपके एग्ज़ाम पक्का होंगे और ऑनलाइन मोड में ही होंगे। ठीक है। तो आप लोग सुचारू रूप से पढ़ाई करते रहें एवं अपने आप को सुरक्षित भी रखें। धन्यवाद।